हे गाइस, वेलकम टू केम गैलेक्सी। तो आज हम लोग अपने एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड के लेक्चर सीरीज को वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग ने एल्किल हैलाइड्स के बारे में पढ़ लिया है और हम लोग ने एराइल हैलाइड्स के बारे में भी पढ़ा। हम लोग ने उसमें प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग ने सैंडमेयर, गैटरमैन और कई सारी रिएक्शंस डिस्कस करी थी। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड से क्या मतलब हुआ? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड से मतलब कि वो कौन कौन सी रिएक्शंस देता है। ऑलराइट, तो ये लेक्चर बीएससी वालों के लिए, 12th वालों के लिए, जेई मेन, नीट, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं आप लोग उसके नोट्स भी बनाते रहें, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो एराइल हैलाइड में हम लोग क्या पढ़ना है? केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी पढ़नी है। उससे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। ऑलराइट, कि जैसे एराइल हैलाइड आपको सबको पता है, एक एराइल ग्रुप होगा और एक हैलाइड ग्रुप होगा। राइट, जैसे कि अगर मैं लिखूं एराइल ग्रुप मान लेते हैं, जनरली हम लोग बेंजीन लेते हैं। राइट, तो एराइल ग्रुप हम लोग का बेंजीन हो जाता है जैसे। ठीक, तो ये आपका हो गया बेंजीन। ठीक, और यहां पे कोई एक हैलाइड ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, एक्स कर देते हैं, चलो इसको। ठीक है, एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है। राइट, अच्छा, मेन चीज क्या है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये कौन कौन सी रिएक्शन देगा। राइट, तो उससे पहले ये समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शन आपको लगता है देखने से कि ये दे सकता है। देखो, आपको ये बात पता है बेंजीन के अंदर रेजोनेंस हो रहा होता है। राइट, हम लोग अगर कभी बेंजीन लिखते हैं, ठीक, तो हमेशा ऐसे गोला बनाते हैं ना। ये गोले का क्या मतलब है कि जो पाई बॉन्ड्स हैं ये इसी के अंदर रोटेट करते रहते हैं। राइट, तो अब इसकी वजह से होगा क्या? कोई भी पाई बॉन्ड फिक्स तो है नहीं। ठीक, कोई भी पाई बॉन्ड फिक्स तो है नहीं, इसकी पर्टिकुलर एक रेजोनेंस एनर्जी होती है जो इसको स्टेबलाइज करती है। राइट, इसकी वजह से होगा क्या? क्योंकि कोई पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है तो इसमें हम लोग एडिशन रिएक्शन कर नहीं सकते। एडिशन रिएक्शन अगर आपको पता हो, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। राइट, इसमें मैंने कुछ HX जोड़ दिया। ठीक, तो अगर ये टूटेगा HX तो कैसे टूटेगा? ऐसे, यहां माइनस यहां प्लस, और ये अगर ऐसे टूटा तो यहां माइनस यहां प्लस। ठीक, तो प्लस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि C के साथ यहां पे X, सिंगल बॉन्ड C, और यहां पे आपका H। यही तो होता है, माइनस के साथ प्लस जुड़ेगा, माइनस के साथ प्लस जुड़ेगा। राइट, ये मिलता। लेकिन ये केस कब का है? जब ये पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड है, ये एक जगह फिक्स्ड है। यहां पे फिक्स्ड तो है नहीं, तो फिक्स्ड है नहीं तो क्या होगा कि इस टाइप की कोई एडिशन रिएक्शन ये दे नहीं पाएगा। ऑलराइट, तो एक बात क्या समझ में है कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकते। तो एराइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं? बेसिकली एराइल हैलाइड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके की देते हैं, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, कौन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या समझ में आता है कि आपका जैसे ये एराइल हैलाइड है। राइट, एराइल हैलाइड है, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और क्या करेगा? क्या आ रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब उसको हटा के खुद वहां पे आ जाएगा। यानी कि अगर ये रिएक्शन हो रही है तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट कुछ ये मिलना चाहिए, कुछ ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए। यानी कि क्या समझ में आया? जो X था, X को न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑलराइट, अब ये तो एक मोटी मोटी बात हो गई। बात आज ये करेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये किस मैकेनिज्म से होती है। ठीक है, रिएक्शन तो न्यूक्लियोफाइल आप कुछ भी लगा दोगे। यहाँ पे अगर आप न्यूक्लियोफाइल देखो तो न्यूक्लियोफाइल तो OH माइनस भी लगा सकते हो। राइट, CN माइनस लगा सकते हो, वाटर खुद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। राइट, लेकिन बात यह आती है कि कौन सी मैकेनिज्म से होता है। तो बेसिकली हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ऑलराइट,
इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? ऑलराइट, तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि मैकेनिज्म समझ में आ गई, रिएक्शन तो आप तुरंत कर दोगे। तो बेसिकली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये दो मैकेनिज्म के थ्रू होती है। पहली मैकेनिज्म होती है बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और दूसरी होती है बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर इप्सो सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, देखो बेसिकली क्या होगा, आपका एराइल हैलाइड है, ठीक, ये आपका एराइल हैलाइड है, ठीक, और ये X है, X आपका हैलाइड ग्रुप है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसको मैं क्या कह रहा हूं, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इप्सो क्या होता है। तो देखो ये वाला जो कार्बन है आप लोग को दिख रहा होगा, बेंजीन का वो कार्बन जिससे डायरेक्टली कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इप्सो पोजीशन। ठीक है, इसको कहा जाता है इप्सो पोजीशन। ठीक, क्या कहा जाता है, इप्सो पोजीशन। इस पर्टिकुलर कार्बन की जो पोजीशन है जिससे डायरेक्टली ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को कहते हैं इप्सो पोजीशन। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है जिसमें न्यूक्लियोफाइल, जिसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली इस पोजीशन पे अटैक कर रहा है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे अटैक कर रहा है, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है जिसमें न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इप्सो पोजीशन पे अटैक कर रहा है, ऑलराइट, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है इप्सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलराइट, तो अब उसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, ये तो अभी इप्सो क्या होता है वो बता दिया। ठीक, उसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैसे होता है। तो देखो होता कैसे है, सबसे पहले क्या होगा, आपका एराइल हैलाइड है, ठीक है, आपका ये एराइल हैलाइड है, ठीक, आपने एक कोई न्यूक्लियोफाइल लेना है क्योंकि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, राइट, कोई एक न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐसी स्पीशी जिसका ऑक्टेट पूरा हो और उस पर एक नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, या फिर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑक्टेट पूरा होने के बाद उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो, बेसिकली उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। ठीक है, तो इन जनरल NU माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक, हम लोग क्या कह रहे हैं, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो होगा क्या कि इप्सो का मतलब क्या हुआ, ये यहां पे अटैक करना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज देखो, मैकेनिज्म में कुछ नहीं होता, सिर्फ प्लस माइनस का खेल है। ठीक है, अब आप एक बात समझो, यहां पे अटैक कराना है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पे कराना है, इप्सो पोजीशन पे। ठीक, तो अब एक चीज सोचो, इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे अगर अटैक करेगा तो यहां पे अटैक क्यों करेगा, है, किस कंडीशन में करेगा अटैक, उस कंडीशन में करेगा जब यहां पे पॉजिटिव हो या फिर पार्शियल पॉजिटिव हो या पूरा पॉजिटिव हो, राइट। तो अगर सोचो एक बात, ये जो पाई बॉन्ड है अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूं, ठीक, पाई बॉन्ड को मैं ऐसे तोड़ूं या फिर ऐसे टूटे पाई बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है जो ये वाला कार्बन है, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, राइट, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस वाले कार्बन पे जो इप्सो वाला कार्बन था इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये माइनस है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, पता है आपको, ठीक, तो ये सब अटैक कर देंगे यहाँ पे आके। तो क्या बनेगा, तो आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा, आपका इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बनेगा, X न्यूक्लियोफाइल, ठीक, यहां पे तो माइनस चार्ज था और ये दो आपके डबल बॉन्ड्स। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बन आयन। क्या हो गया, कार्बन आयन, या फिर आप कह सकते हो इंटरमीडिएट। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। ठीक, अब अगर आप इसको देखो तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं है। अगर आप इस चीज को देखो तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसे, देखो ये माइनस चार्ज था ना इधर, अब अगर रेजोनेंस कराना है तो हमको यहां देखो, रेजोनेंस में क्या है, जो बॉन्ड्स है उनको रोटेट कराना होता है ना, तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़े, इधर बॉन्ड बनाए। अगर इधर हमको बॉन्ड बनाना है, ठीक, तो यहां तो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, इधर अगर हम पॉजिटिव ला दें तो बॉन्ड बनेगा, राइट। तो इधर पॉजिटिव लाने के लिए कैसे आएगा, जब हम लोग इधर नेगेटिव ला दें, मतलब कहने का कि ये जो पाई बॉन्ड है इसको हम ऐसे तोड़ दें,
ठीक है, पाई बॉन्ड को अगर ऐसे तोड़ेंगे तब तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। तो हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ये बॉन्ड तो ऐसे का ऐसा ही था, यहां तोड़ा था, यहां नेगेटिव आ गया, ये बॉन्ड बन गया और ये आपके जुड़े हुए हैं, ठीक, यही तो बना। एक और बनाते हैं, कैसे बनेगा, देखो वही सेम चीज लगानी, क्या है, इधर नेगेटिव है, ठीक, अब हमको बॉन्ड इधर बनाना है, राइट, तो हमको इधर पॉजिटिव लाना पड़ेगा, इधर पॉजिटिव लाना है, कैसे लाएंगे, अगर हम जो ये पाई बॉन्ड है इसको ऐसे तोड़ दें, क्योंकि देखो एरो जिस तरफ जाता है उस तरफ नेगेटिव आता है, ठीक, एरो का जो हेड है वो जिस तरफ होता है उस तरफ नेगेटिव आता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा ये आपका एक्स और न्यूक्लियोफाइल तो लगे हुए हैं, ठीक है, अब इधर नेगेटिव आ गया, ठीक, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, तो आप देख रहे हो कि जो नेगेटिव चार्ज था यानी कि जो कार्बोनाइन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं है। इसको इन जनरल ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो ऐसे हो सकता है, ये, ठीक, एक्स न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग के अंदर रोटेट कर रहा है, आप देख रहे हो, पहले यहां था, फिर यहां आ गया, ठीक, फिर इधर आ गया, है ना, फिर इधर आ गया, राइट, तो रोटेट कर रहा है, तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसके बाद क्या होता है, ये होती है फर्स्ट स्टेप, ठीक है, जो इप्सो सब्स्टिट्यूशन की है ये होती है फर्स्ट स्टेप, आप लोग इसको लिख लेना, ये होती है फर्स्ट स्टेप, ठीक। अच्छा, और एक चीज और, ये होती है आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आप ये चीज हमेशा गौर रखना कि जो कार्बोनाइन फॉर्मेशन है इप्सो सब्स्टिट्यूशन में या फिर बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो कार्बोनाइन का फॉर्मेशन है वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसको लिख लीजिएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्यों होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जानते हो क्या होता है, जो मैकेनिज्म का सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों, रेट का मतलब क्या है किसी रिएक्शन का, कि कितनी जल्दी वो रिएक्शन हो रही है। अब पूरी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, पूरी मैकेनिज्म में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, बाकी सब तो अच्छे से सारे स्टेप आराम से हो जा रहे हैं, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वो जितना जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी हमारी, इसलिए जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये स्लोएस्ट स्टेप कैसे हुआ, देखो कैसे हुआ, यहां पे देखो आपके पास नॉर्मल एराइल हैलाइड था जिसमें बेंजीन थी, जिसमें आराम से रेजोनेंस हो रहा था। अब आप देखो जब आपका जो इंटरमीडिएट बना, इसमें आप देखो इसका रेजोनेंस खत्म नहीं हो गया, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया और दो बॉन्ड बचे, जो रेजोनेंस था तीनों पाई बॉन्ड्स के बीच का वो तो खत्म हो गया ना, हमने इसकी एरोमेटिसिटी खत्म कर दी ना बेंजीन की, तो वो करना आसान काम तो है नहीं, क्योंकि भैया बेंजीन स्टेबल ही अपने रेजोनेंस की वजह से होता है, हमने उसका रेजोनेंस ही खत्म कर दिया, तो जाहिर सी बात है हमको उसको एनर्जी देनी पड़ रही होगी, तो जाहिर सी बात है कि इस स्टेप की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, राइट, वो ज्यादा होगी, राइट, अभी मैं बाद में ग्राफ भी बनाऊंगा इसका, क्योंकि टू स्टेप रिएक्शन है, राइट, तो क्योंकि हमको इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि हम इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसका रेजोनेंस कैरेक्टर खत्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि ये स्टेप स्लो स्टेप होगा, तो और अगर स्लो स्टेप होगा तो जाहिर सी बात है कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, राइट, समझ में आई बात। तो ये होती है पहली स्टेप रिएक्शन की, इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर दूसरा बताता हूं, ठीक है। चलो दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में कुछ नहीं है, दूसरा स्टेप तो फास्ट स्टेप होता है, आपके रिएक्शन पे कोई इफेक्ट भी नहीं डालता, जो भी रिएक्शन डिपेंड करती है वो पहले स्टेप पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में आपका जो इंटरमीडिएट बना था, क्या इंटरमीडिएट बना था, ठीक, ये यहां नेगेटिव चार्ज, ये एक्स और ये न्यूक्लियोफाइल,
ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो ये कहीं से भी स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं स्टेबल है? क्योंकि पहली बात तो आयनिक स्पीशी है, दूसरी चीज हमने इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म कर दिया। तो अब होगा क्या, ये अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को वापस से गेन करना चाहेगा। क्या करेगा? अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को वापस से गेन करेगा। कैसे गेन करेगा? देखो गेन इस तरीके से करेगा। कैसे? देखो यहां नेगेटिव चार्ज है ना, यहां नेगेटिव चार्ज है, इतना दिख रहा है। अगर हमको एरोमेटिक कैरेक्टर वापस लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर जैसे ये इसको मैं फिर से यहां ड्रॉ करूं, देखो सिर्फ प्लस, जो मैकेनिज्म है सिर्फ प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने उसका प्लस माइनस समझ लिया तो पूरी मैकेनिज्म खुद के खुद लिख दोगे। समझ रहे हो? देखो, और यहां नेगेटिव चार्ज है, इसको एरोमेटिक कैरेक्टर इसका वापस लाने का मतलब क्या हुआ कि ये कुछ ऐसा दिखे। कैसा दिखे? ये कुछ ऐसा दिखे। ठीक, ऐसे बना देते हैं, चलो ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो बेंजीन रिंग है वो ऐसी दिखे, तब वो एरोमेटिक कैरेक्टर उसका वापस आएगा, है ना। बेंजीन ऐसी दिखनी चाहिए, अभी तो ऐसी दिख रही है। तो यानी कि हमको यहां पे एक पाई बॉन्ड लाना है। क्या लाना है? हमको यहां पे एक पाई बॉन्ड लाना है, राइट। हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अभी पिछले वाली स्टेप्स में भी आपने देखा था कि अगर दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक पे नेगेटिव चार्ज है एक पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड बना के ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपने ये चीज देखी थी, अगल बगल अगर नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं तो बॉन्ड बन जाता है, राइट। यहां पे नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, क्या हम लोग कोई चीज निकाल के पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे? देखो ये हैलाइड था ना, या ध्यान ध्यान रखो, हमको पता है क्या बनाना है। हमको पता है कि न्यूक्लियोफाइल हैलाइड को सब्स्टिट्यूट करता है। न्यूक्लियोफाइल हैलाइड को बेंजीन रिंग से हटा के न्यूक्लियोफाइल खुद लग जाता है। तो हमको वही नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो लग गया, अब इसको हटाना है ना। ठीक, और हैलाइड क्या होते हैं? हैलाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो माइनस के फॉर्म में ही टूटेंगे, राइट। तो अगर ये माइनस के फॉर्म में ऐसे टूटे तो यहां माइनस और यहां प्लस, है कि नहीं? यहां माइनस यहां प्लस। अब देखो ये प्लस माइनस अगल बगल हो गए ना, जो ये जो दो कार्बन थे, ये जो दो कार्बन हैं, ये वाला और ये वाला, अगल बगल वाले कार्बन पे देखो प्लस माइनस नहीं आ गया। प्लस माइनस आ गया तो बॉन्ड नहीं बन जाएगा, और एक्स भी निकल गया, तो क्या बना? देखो ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक, यहां माइनस एक्स माइनस लिख देते हैं कि एक्स माइनस निकल गया। ठीक, ये बॉन्ड्स तो थे ही हमारे पास, अब देखो प्लस माइनस भी निकल गया है। ठीक, प्लस माइनस भी निकल गया तो यहां बॉन्ड भी बन गया। वही चीज नहीं आ गई, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आ गया, हमारा प्रोडक्ट भी बन गया भाई। ठीक, यही होता है प्रोडक्ट। ठीक, ये फास्ट स्टेप होता है, ये याद रखना, ये फास्ट स्टेप होता है, ये जल्दी हो जाता है। जल्दी क्यों हो जाता है? क्योंकि इसको एरोमेटिक कैरेक्टर वापस लाना है, अपने आप को वापस से स्टेबल करना है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके कार्बोनाइन बन जाता है, ठीक, उसके झट से एक्स माइनस निकल जाता है और आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये होती है बेसिकली मैकेनिज्म किसकी? बायमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर इप्सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतना नोट करो, इसके बाद एक ग्राफ बनवाता हूं। ठीक है, इतना नोट हो गया। चलो, इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म का जो ग्राफ बनेगा ना, वो भी आप लोग ने देखा होगा पहले भी। ठीक है, नॉर्मल जैसे ग्राफ बनते हैं वैसे ही ग्राफ बनेगा। क्या होगा आपका? ये है, ठीक है, रफ ग्राफ है, राइट। यहां पे आपका एनर्जी रहेगा, यहां पे आपकी रिएक्शन रहेगी। ठीक, हमने क्या बताया था? जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होने का मतलब है कि उस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, उस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक, फिर दूसरे की थोड़ा कम होगी एंड फाइनली आपका प्रोडक्ट मिलेगा। अभी इसको मैं लेबल कर देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ARX, ठीक, प्लस न्यूक्लियोफाइल। इतना समझ में आया? ये आपके रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, यहां से
ये एक्टिवेशन एनर्जी है आपकी फर्स्ट स्टेप की। यहां पे बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। इसका क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? Ar, यहां से ये बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल से बन रहा होगा, ठीक है। यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? Ar, यहां माइनस लगा देता मैं, ठीक। न्यूक्लियोफाइल X, माइनस क्यों लगाया? याद करो कार्बेनाइन बनता था इसलिए, शॉर्ट में लिख रहा हूं इसलिए Ar माइनस लिख दिया और न्यूक्लियोफाइल और X बन गए। दूसरी बार में क्या होता है? दूसरा स्टेप क्या है? ये X निकलेगा और फाइनली प्रोडक्ट। ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक, जिसको मैं डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहा, ठीक है। इसका इंटरमीडिएट बनेगा। अब इसके इंटरमीडिएट में क्या है हमको पता है, देखो ट्रांजिशन स्टेट। सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट में हमको पता है क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल इप्सो पोजीशन पे अटैक करके बॉन्ड बना रहा था, तो ये डॉटेड वाला का मतलब बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। फाइनली जो इंटरमीडिएट बना उसमें बॉन्ड बन गया। अब क्या होना है, अब ये एक्स वाला बॉन्ड टूटेगा, राइट। अब एक्स वाला बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ना लिख के यहां लिखा जाएगा डेल्टा नेगेटिव, एंड ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक। और अब फाइनली यहां पे प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका? प्रोडक्ट हो जाएगा Ar न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस। ये हो गया इस जो पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म था इसका ग्राफ। ऑलराइट, इसको नोट डाउन कर लो। अभी कुछ चीजें और बतानी है, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो, ठीक हो गया। चलो अच्छा, एक चीज अगर आप लोग को पता हो, ठीक, बेंजीन के बारे में देखो, जो ऐसे जो नॉर्मली बेंजीन होती है ना, ऐसे जो नॉर्मली बेंजीन्स होती हैं उस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक मुश्किल होता है। क्यों होता है? आपको ये चीज पता भी होगी। जो अगर बेंजीन में बनाऊं, ये आपकी बेंजीन है, ठीक ठीक, इसको ऐसे ऐसे बता देता हूं, छोड़ो उस पे नहीं बताता। जो बेंजीन है आपको पता है, राइट। तो बेंजीन जब आप लोग को पढ़ाई जाती है तो वहां पे बताया जाता है कि जो बेंजीन है वो प्लेनर होती है, तो ये हाथ मान लेते हैं मेरी बेंजीन है, ठीक है, ठीक। तो इसके ऊपर और इसके नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, ठीक है। आप लोग चाहे तो गूगल करके सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो जब जहां आप लोगों को बेंजीन पढ़ाई गई वहां पे स्ट्रक्चर बनाया होता है। ये आपकी बेंजीन होती है, ठीक है। इसके ऊपर देखिएगा एक गोला ऐसे बना होगा, एक उसके नीचे गोला बना होगा, तो वो जो गोले हैं वो और कुछ नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। अब होता क्या है, देखो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ठीक। तो ऊपर नीचे तो नेगेटिव नेगेटिव ही घूम रहा है बेंजीन में, तो और न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज्ड है, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर पाता ठीक से, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर पाता। इसीलिए नॉर्मली जो आपके एराइल हैलाइड्स हैं, नॉर्मली जो आपके एराइल हैलाइड्स हैं वो इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो कि न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर रहा होता है, ठीक है। एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, ठीक है। ये जो है न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पे प्रॉपरली अटैक नहीं कर पाता है। ऑलराइट, एक बात तो ये समझ लो, ठीक है। लेकिन इस चीज को सही किया जा सकता है, इस चीज को थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ सही किया जा सकता है, और जो आपका एराइल हैलाइड है उसको और ज्यादा रिएक्टिव बनाया जा सकता है। नॉर्मली एराइल हैलाइड की अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी होगी तो आपको थोड़ा सा जो कंडीशंस हैं वो एक्सट्रीम रखनी पड़ेंगी। आपको हो सकता है 623 केल्विन टेम्परेचर लगाना पड़े, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना पड़े, समथिंग लाइक दैट, राइट। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीजें लगाओगे, ऐसे ग्रुप्स ऐड करोगे इसमें, ठीक है, एराइल हैलाइड में, जिससे इसकी जो ये पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये कम हो जाए, तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी ना तो न्यूक्लियोफाइल पे रिपल्शन कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल पे रिपल्शन कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक आराम से कर पाएगा, तो ओवरऑल आपकी रिएक्शन की कंडीशंस भी माइल्डर हो जाएंगी, ठीक। अब इसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, इतना हो गया आपका। चलो अब देखो, अगर आप इसको ऐसे समझ लो कि हम लगाएं, ये है, ठीक, दूसरा लेते हैं,
ये तीसरा लेते हैं, ये, ठीक है। अब देखो यहां पे है क्या, या एक और ले लेते हैं, नहीं OCH3 नहीं, यहां पे आप लगाओ C2H5 लगा दो, चलो ठीक है, ये 3 लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन 3 में आपको बताना है, ठीक है, अब इन 3 में बताना है A B C, चलो ठीक है। A B C में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा होगा? अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो पॉज करके खुद सोचो इसका क्या ऑर्डर आएगा रिएक्टिविटी का टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ठीक। तो अब देखो मैंने क्या बताया कि जो आपकी बेंजीन है, ठीक, जो आपकी बेंजीन है, इस पे इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक है। अगर इस ब्लैक बोर्ड पे नहीं समझ में आ रहा, व्हाइट बोर्ड पे, तो बेसिकली ये बेंजीन है, यहां उसके ऐसे आपका वो हेक्सागन वाला स्ट्रक्चर बना है इस हाथ पे, है ना, उसके ऊपर और उसके नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो ये आपका नॉर्मल है एराइल हैलाइड, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड वाला है, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड। अब देखो क्या है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो हमको पता है कि जो हमारा इथाइल ग्रुप है, जो हमारा इथाइल ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है? जो इथाइल ग्रुप है वो आपका है प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। वो कैसा ग्रुप है? प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। और जो हमारा नाइट्रो है, जो हमारा नाइट्रो है वो हमारा है माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, ठीक। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट तो पता होगा आप लोग को। प्लस आई इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। माइनस आई इफेक्ट वाले का मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। अब देखो बात क्या आ रही थी, ठीक, कि देखो सबसे पहले जो बेंजीन है उस पर पहले से ही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, राइट, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन फील हो रहा था, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन फील हो रहा था, है ना, रिपल्शन फील हो रहा था। अब देखो हमने इथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन कर दी इसमें, तो इथाइल ग्रुप तो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है ना। जो इथाइल ग्रुप है वो तो आपका प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन पे, यानी कि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन पे। तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन पे, मतलब इसका जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको और ज्यादा बढ़ा रहा है, मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे बढ़ा रहा है। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसको और ज्यादा रिपल्शन फील करेगा, राइट, क्योंकि इस पे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इस इथाइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से, राइट। तो अब क्या होगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो और ज्यादा रिपल्शन फील करेगा, तो इसका मतलब ये और ज्यादा कम रिएक्टिव हो जाएगा, किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपका नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप क्या है? नाइट्रो ग्रुप आपका माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, राइट। तो नाइट्रो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट, और काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल का, और नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल का, राइट। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे बेंजीन के, ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा उसको रिपल्शन कम फील होगा। रिपल्शन कम फील होगा तो इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? अच्छा, और ये तो नॉर्मली जैसे है वैसे है ही, क्योंकि ये कोई सब्स्टिट्यूटेड तो है नहीं। तो ऑर्डर क्या आया, ठीक है, आप लोग अपने आंसर से मैच करिएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव सी वाला होगा, ठीक, उसके बाद ए वाला होगा, ठीक, उसके बाद बी वाला होगा, ठीक, ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा। समझ में आई बात? तो ये चीज मैंने आप लोग को बतानी थी कि हम लोग जो एराइल हैलाइड्स है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएं, कौन से ग्रुप लगाएं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएं, OH लगा दो, ठीक है, या फिर साइनाइड लगा दो,
ठीक है, इस टाइप के आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर आप लगाओगे अपने एराइल हैलाइड में, ठीक, तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑलराइट, ये चीज एक हो गई। ठीक, इतना नोट डाउन कर लो। अभी आपको ये भी बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये बात तो हमको समझ में आ गई। ठीक है, हमको इतना समझ में आ गया कि हमको अगर एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी बढ़ानी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है। लेकिन बात एक ये आती है ना कि आप देखो, चलो इतना नोट डाउन करो, या तो सुनो सुनो सुनो। ठीक, बात ये आती है कि अगर बेंजीन देखो, एराइल हैलाइड अपना देखो, इसमें 1 2 3 4 5 पोजीशन है। अगर इन दोनों को इक्विवेलेंट भी मान लें तो 1 2 3 पोजीशन है। कौन कौन सी? ऑर्थो पोजीशन है, मेटा पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। राइट, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, इन तीनों में से लगाए कहां? ठीक, इतना समझ में आ गया हमको कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से हमारी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हमारी रिएक्शन बढ़िया हो जाएगी, लेकिन लगाना कहां है, तो अब उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो। चलो, अब बात यह आती है कि लगाएं कहां, तो देखो उसमें आता है रेजोनेंस वाला फैक्टर इन्वॉल्व होता है। कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है? रेजोनेंस वाला फैक्टर इन्वॉल्व होता है। कैसे? देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मैं अपना, ये मेरा बेंजीन है, ठीक, ये मेरी बेंजीन है, ठीक है, रुको यार, इधर वाले करते हैं तो इधर बनाना पड़ेगा मुझे। ये मेरी बेंजीन है, ठीक, जिसपे यहां पे ये मेरा एराइल हैलाइड हो गया। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करता हूं ऑर्थो पोजीशन की। अगर मैं ऑर्थो पे मान लो नाइट्रो के एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ठीक है, अगर मान लो मैं नाइट्रो ग्रुप लगाता हूं ऑर्थो पोजीशन पे, तो क्या होगा? ठीक है, तो अब क्या, इसकी रिएक्शन कराई जाए। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई जाए। मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, जाहिर सी बात है इप्सो अटैक होना है। राइट, इप्सो अटैक होगा, इधर अटैक कर दिया। हमारा क्या बनता था? हमारा बनता था क्या, अगर आपको याद हो, कार्बेनाइन बनता था। राइट, ये आपका X और ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा है, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, ये और ये रहेंगे। राइट, अच्छा, अब देखो होगा क्या कि ऑर्थो पोजीशन में लगने से होगा ये कि जो नेगेटिव चार्ज है, देखो बेंजीन में तो हो ही रहा है। एक चीज समझ लो, चाहे ऑर्थो पे हो, चाहे मेटा पे हो, चाहे पैरा पे हो, जो कार्बेनाइन बन रहा है वो बेंजीन से तो स्टेबलाइज्ड है ही है तीनों केसेस में। ठीक है, बेंजीन से जो स्टेबलाइजेशन अभी मैंने आप लोग को प्रीवियस उसमें दिखाया था, वो तीनों केसेस में है, चाहे आपका जो ग्रुप है वो ऑर्थो पे हो, मेटा पे हो, पैरा पे हो, तो उसको कंसिडर करना ही नहीं है, वो स्टेबलाइजेशन तीनों में सेम है। ठीक है, तो उसको भूल जाओ। ठीक, मेन चीज हमको देखनी है कि हम नाइट्रो को अगर ऑर्थो पे लगाएं या मेटा पे लगाएं या पैरा पे लगाएं, तो ये नाइट्रो ग्रुप उस कार्बेनाइन को कितना स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक, हमको ये चीज देखनी है। बेंजीन तो तीनों केसेस में बराबर स्टेबलाइजेशन दे रही है, उससे मतलब ही नहीं है। हमको मतलब है कि जो हम ग्रुप अटैच कर रहे हैं, वो हम जहां भी अटैच कर रहे हैं, तो वो ग्रुप उस कार्बेनाइन को, उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इस चीज को देखना है। इसको मैं इधर बनाता हूं। ठीक है, आपने समझ लिया, ऑर्थो वाला है, न्यूक्लियोफाइल ने इप्सो अटैक किया, आपका ये इंटरमीडिएट बन गया। क्या बन गया? इंटरमीडिएट बन गया। ठीक, देखो इसको इधर बनाता हूं थोड़ा बड़ा, ये X हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक, यहां नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमारे बॉन्ड्स थे ही थे। नाइट्रो को मैं एक्सपैंड करके लिखता हूं। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जो हमारा होता है, आपका इधर O माइनस होता है, इधर डबल बॉन्ड O होता है, क्योंकि ऑक्सीजन या तो 3 बॉन्ड या तो 5 बॉन्ड बना सकता है। हमने यहाँ 4 बना रखे हैं, तो यहाँ पे हमको प्लस लाना पड़ेगा। ठीक, ये आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया। अब देखो, ये नाइट्रो ग्रुप कार्बेनाइन को कैसे स्टेबलाइज कर रहा है? नाइट्रो ग्रुप कार्बेनाइन को इस तरह स्टेबलाइज कर रहा है कि ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा। मतलब कहने का कि ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा और नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, वो कुछ ऐसा बनेगा। आपका X, ये न्यूक्लियोफाइल, राइट, ये एंड डबल बॉन्ड N, O माइनस
O माइनस। ठीक है, आपको समझ में आया? ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, तो अगर आप देखो तो इस नाइट्रो ग्रुप ने इस नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर नहीं ले लिया, कहीं ना कहीं अगर देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि जो ये नेगेटिव चार्ज था, जो कार्बेनाइन का नेगेटिव चार्ज था, इस नाइट्रो ग्रुप ने अपने अंदर ले लिया। अपने अंदर लेने से क्या मतलब हुआ, इसने इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर दिया, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर दिया। ठीक है, यानी कि ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है, इस पे ये नेगेटिव चार्ज था, तो इस कार्बन एटम पे जो नेगेटिव चार्ज था उसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया। देखो जो आयनिक स्पीशीज होती हैं, जो आयनिक स्पीशीज होती हैं वो हमेशा जो आयनिक स्पीशीज होती हैं वो हमेशा लेस स्टेबल होती हैं न्यूट्रल स्पीशीज से। ठीक है, जो आयनिक स्पीशीज हैं वो हमेशा लेस स्टेबल होती है न्यूट्रल स्पीशीज से। तो ये भी नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे था, तो आयनिक स्पीशी हुई ना, कार्बेनाइन बोल रहे हैं, एनायन लगा है उस पे। ठीक है, आयन वर्ड लगा हुआ है तब कार्बेनाइन शब्द में आयन है। आयन मतलब आयनिक स्पीशी, मतलब कि चार्ज वाली स्पीशी। ठीक, तो अनस्टेबल तो होता है, इतना हमको पता है, लेकिन अगर हम इसकी जो नेगेटिव चार्ज है इसकी इंटेंसिटी कम कर दें, ठीक, तो कुछ हद तक तो स्टेबलाइज हो जाएगा ना। वही किया, देखो जो नेगेटिव चार्ज था नाइट्रो ग्रुप ने अपने अंदर ले लिया, अपने अंदर ले लिया, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई। ठीक, जो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था इसकी इंटेंसिटी कम हो गई, इसकी इंटेंसिटी कम हो गई, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो गया। ठीक, समझ में आया? तो ऑर्थो ग्रुप पे लगने से तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो हमारा कार्बेनाइन को या फिर इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक, हमको ये बात पता चली। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगाते हैं तो हमारी रेट रिएक्शन की काफी ज्यादा तेज होगी, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है, जो सबसे मुश्किल स्टेप था बनने का, राइट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, वो जल्दी हो जाएगा। क्यों जल्दी हो जाएगा? क्योंकि जो कार्बेनाइन बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है। ठीक, कार्बन स्टेबल बन रहा है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। जो पहाड़ बनाया था अभी मैंने, जो अभी 2 पहाड़ बनाए थे, ठीक, तो ये जो एनर्जी थी, ठीक, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी ये कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो ये स्टेप जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा तो हमारी रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इतना नोट डाउन करो। ठीक, इसके बाद एक चीज और बताता हूं। ठीक, अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि अगर ऑर्थो पे लगाते हैं, अगर पैरा पे लगाते हैं, ठीक, तो क्या होगा? ठीक है, पैरा पे लगाते हैं तो क्या होगा? सेम यही चीज होगी। ठीक, कैसे? देखो आपका ये है, राइट, हमने पैरा पे लगा दिया, क्या लगा दिया? नाइट्रो ग्रुप। ठीक, और वही सेम रिएक्शन कराई, क्या? न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा। ठीक, क्या होगा? इप्सो अटैक होना है, राइट, ये इधर आएगा, ठीक, और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, तो हमारा इंटरमीडिएट क्या बना? हमारा इंटरमीडिएट बना ये, ठीक, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन में तो स्टेबलाइज होता ही है, राइट, यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो ये अंदर भी रोटेट करेगा, तो अगर इसका मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं ऐसे ऐसे करके, ठीक, तो क्या बनेगा? ठीक, ये है, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पे N, अगर नाइट्रो ग्रुप को मैं खोल के लिख दूं तो ये कुछ ऐसा ही तो दिखेगा, O माइनस डबल बॉन्ड O, ऐसा ही तो दिखेगा। अच्छा, अगर अब एक चीज देखो, ये केस और ये केस सेम नहीं है, ये केस और ये केस सेम नहीं है। नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से जोड़ा था उसी पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से जोड़ा है उसी पे नेगेटिव चार्ज। अब ये नाइट्रो ग्रुप फिर से जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपने अंदर ले लेगा। कैसे ले रहा था? अंदर ले रहा था, ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा था और ये बॉन्ड इधर बन रहा था, यानी कि क्या बनेगा आपका? बेंजीन ये है, ठीक, ये 2 पाई बॉन्ड्स तो ऐसे बने हुए हैं, डबल बॉन्ड N, O माइनस, ठीक, तो इसने भी नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर ले लिया, मतलब इसने भी इंटेंसिटी कम कर दी, इसने भी डिस्पर्स कर दिया कार्बेनाइन के नेगेटिव चार्ज को, मतलब ये भी स्टेबलाइज कर रहा है। तो ओवरऑल क्या निकल के आया कि नाइट्रो ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे हो तो वो उस कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करेगा।
ठीक, वो उस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब आपकी रिएक्शन की रेट को वो बढ़ा देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक ही चीज बची है, क्या बची है? अगर हम मेटा पे लगाएं तो क्या होता है। ठीक है, तो हम मेटा वाला देख लेते हैं। बस खत्म ही हो गया। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस मेटा वाला बचा और एक चीज उसके बाद और बचेगी, खत्म हो जाएगा। छोटा सा तो है, देखो सिंपल सी चीजें समझने के लिए। ठीक है, अब आओ देखो मेटा पे क्या होता है। ठीक, सीधा इंटरमीडिएट बना रहा मैं। ठीक है, सीधा इंटरमीडिएट बना रहे हैं। तो एक्स न्यूक्लियोफाइल, यहां बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, हम कहां लगा रहे हैं इस बार? मेटा पे लगा रहे हैं। ठीक, मेटा पे लगा रहे हैं। अब क्या होगा? देखो अब क्या होगा, अब हम कराते हैं इसमें रेजोनेंस। ठीक है, अभी तक भी रेजोनेंस ही कराते आ रहे हैं, अब भी रेजोनेंस कराना है। रेजोनेंस कराते हैं, क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हमको पाई बॉन्ड घुमाना है तो यहाँ प्लस लाना पड़ेगा। प्लस लाने के लिए हम यहाँ पे माइनस आएगा, यानी कि पाई बॉन्ड अगर ऐसे मैं तोड़ूं तब तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये प्लस आएगा। ब्लू से लिख देता, ये प्लस चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बन जाएगा, ये हमारा हाई है, राइट। यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये NO2 है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर से ये घुमाएंगे, हमको यहाँ पे प्लस लाना है। यहाँ पे प्लस तभी ला पाओगे जब इस बॉन्ड को इस तरफ तोड़ोगे, यानी कि ऐसे तोड़ोगे। जब इस बॉन्ड को इस तरफ तोड़ोगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा X, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ बॉन्ड्स हैं और ये NO2 है। अब अगर आप एक चीज देखो कि जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे मैंने सारे बना दिए। ठीक, आप एक चीज देखो, जो नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा था उस पर डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। जैसे कि जो आपका ऑर्थो वाला था, ऑर्थो वाले पे ऐसा बन रहा था, राइट। ये नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली आ रहा था। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट आ रहा था। ये कौन सा केस में था? ये ऑर्थो के केस में था। ठीक, अगर पैरा की बात करें तो पैरा के केस में नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट आ रहा था। जिस कार्बन से नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन पे डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज आ रहा था, बट मेटा के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? तो इससे ये पता चल रहा है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर नहीं ले पाएगा रेजोनेंस के थ्रू। समझ में आया? जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन आयन का वो नाइट्रो ग्रुप रेजोनेंस करा के अपने अंदर नहीं ले पाएगा। इसका मतलब रेजोनेंस के थ्रू नेगेटिव चार्ज को नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा इन केस ऑफ मेटा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि जो नाइट्रो ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो वो कार्बन आयन को कम स्टेबलाइज करता है अगर हम लोग उसको कंपेयर करें ऑर्थो या पैरा की तुलना में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टेबलाइज नहीं करता, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप हमारा -I इफेक्ट वाला ग्रुप है। ये बात याद रखना। देखो, नाइट्रो ग्रुप हमारे -I इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। ठीक है, फर्क बस इतना है, यहां पे सिर्फ -I लग रहा है। ठीक है, यहां पे सिर्फ -I के थ्रू स्टेबलाइज कर पा रहा है। यहां पे ऑर्थोपैरा के केस में -I भी लग रहा है और साथ ही साथ रेजोनेंस करके नाइट्रो ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस करके भी उसको स्टेबलाइज कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है। ठीक है, मेटा वाले केस में भी आपका नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है, बट सिर्फ -I इफेक्ट के थ्रू अपने जो माइनस चार्ज है कार्बन आयन का वो नाइट्रो ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, वो नाइट्रो ग्रुप के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पे। ठीक है, इतना नोट हो गया? चलो अब देखो, आपका मैं 4 कंपाउंड्स बना रहा हूं। ठीक है,
ठीक, ये 4 कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक, अब इनमें से बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है, इनमें बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, लिख लो। ठीक है, और इसका ऑर्डर बताओ, फिर आंसर देखना। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं रिएक्टिविटी का ऑर्डर। देखो मैंने अभी क्या बताया कि जो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड होते हैं वो जो कार्बोनाइन का नेगेटिव चार्ज है उनके साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, जिसकी वजह से वो रेजोनेंस करके उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक, तो ऑर्थो हो चाहे पैरा हो सेम रिएक्टिविटी रहती है। ठीक है, तो सी सिमिलर रहेगा डी के। ठीक, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए। ठीक है, ये होगा ऑर्डर। ठीक, आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? ये तो चलो रेजोनेंस करके कार्बोनाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में साइनाइड वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होगा? कि ऑल्दो इसमें रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, जो कार्बोनाइन बनेगा वो साइनाइड के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, बट साइनाइड इज अ माइनस आई ग्रुप, साइनाइड इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जो नेगेटिव चार्ज है उसको इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, इसलिए बी ए से ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, चलो तो चलो एंड करते हैं। इतना ही था बेसिकली इप्सो सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में। ऑलराइट, इसके लिए आपको कोई भी क्वेरीज हो इसमें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोग को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ऑलराइट, तो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।